बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जून की सुबह धीरे धीरे से ये बावर करवा रही थी कि आज गर्मी अपने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। सूरज की शुआएं अभी से गर्मी और जिसका मिला जुला तासुर फ़िज़ा में छोड़ रही थी। साथ ही आसमान की तरफ नज़र दौड़ाओ तो चंद परिंदे अपने घरों से दाना दुनका चुगने की तलाश में उड़ते चले जा रहे थे। दूर ऊपर आसमान पर परिंदों की लंबी कतार थी जो इंसानों को एक सबक दे जा रही थी। उस गर्माइश भरे माहौल में अगर कोई सुकून की चीज़ थी तो वो उसके हाथ में पानी का पाइप था। उफ, आज अभी से इतनी गर्मी। वो मुंह में बड़बड़ाया था मगर हाथ मुसलसल हरकत में थे। पाइप से वो अपनी गाड़ी धो रहा था। उससे कुछ दूर चंद गमले रखे थे जिनमें से सुर्ख सफ़ेद और बनफशी फूल झलक रहे थे। उन गमलों के साथ ही अंगूर की बेल भी थी जिस पे कच्चे अंगूर उसके हरे पत्तों में बिल्कुल जैसे छुप ही गए थे। अभी एक बुलबुल कहीं से उड़ के वहाँ आ बैठी थी। मिडिल क्लास घराना, वही 3-4 कमरे, छोटा सा सहन और टूटा फूटा फर्श। सो उनका भी वैसा ही घर था। 3 कमरे, छोटा सा कच्चा पक्का सहन जिसकी ईंटें और सीमेंट भी उखड़ा हुआ था। बाएं जानिब एक छोटा सा किचन था। किचन के पास ही चंद गमले एक साइड पर रखे हुए थे जिनमें से फूल झलक रहे थे। उनमें से एक गमले में पौधा सूख चुका था और दूसरा गमला यूं ही बस मिट्टी से भरा हुआ था। वो गाड़ी धोते हुए अपने ख्यालों में मगन था। ख्याल क्या था, मानो कि नई जिद के बारे में वो सोच रहा था। आजकल इस पर नया भूत सवार था कि उसे गांव जाने दिया जाए, मगर वो जानता था कि गांव जाना उसके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। सो उसने सख्ती से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो रात से मुंह फुलाए हुए थी। अभी वो सोच ही रहा था कि उस काम से फारग होकर दादी और बाबा को कॉल करके बुलवा लेता हूँ कि पीछे से आती आवाज़ से वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और मुड़कर देखा जहाँ से मिनशा उसको आवाज़ें देती आ रही थी। क्या कर रहे हैं? वो हाथ में कोई किताब पकड़े उछलती कूदती उसके सर पर आ खड़ी हुई। डांस। गाड़ी धोते दिलावर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कौन से गाने पर? सामने से फौरी सवाल आया। दिलावर उसे घूर कर सरफ में कपड़ा भिगोकर मारना शुरू कर दिया। अच्छा बताएं ना, किधर की तैयारी है? उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने पूछा, एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। सच्ची? कहाँ जाना है? कब जाना है? कब वापस आओगे? वो किताब गमले पर रखते हुए पुरजोश से बोली। मिनशा इसकी एक्साइटमेंट के पीछे की वजह समझते हुए उसने आंखें दिखाईं। क्या आप ऐसे ही शक कर रहे हैं? वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। होना भी नहीं चाहिए वरना बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। ओके ओके, वैसे जाना कहाँ है? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। दूसरे शहर, उनका मेन ऑफिस है, जॉब शायद यही होगी। मतलब आपका सारा दिन तो लग जाएगा? मिनशा ने आंखें घुमाई। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैं हेल्प करूँ? मिनशा ने बाजू ऊपर करते हुए पूछा। नहीं, रहने दो, इतनी तो हमने हेल्प नहीं करनी जितना मुझे खपाना है। एज़ यू विश, उसने कंधे उचकाए। तुम्हारी छुट्टियां कब ख़त्म हो रही हैं? 1 मंथ की थी, अभी तो बस 8 गुजरी हैं। इसीलिए मैं कह रही थी हम गांव का चक्कर लगाते हैं, एडवेंचर भी हो जाएगा और दादी से भी मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर वो हाथ मौजूद कपड़ा फेंकता हुआ उसकी तरफ आया। तुमने आज तो ये बात कर दी है, दोबारा तुम्हारे मुंह से गाँव के बारे में एक लफ्ज़ ना सुनूं। दिलावर ने उसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए सख्ती से कहा। भैया, मैं ऐसे ही बोल रही थी। दिलावर को गुस्से में देखकर उसको सारा एडवेंचर भूल गया था। शट अप, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला। अम्मा, भैया को देखें, मुझे झिड़क रहे हैं। उसको गुस्से में देखकर उसने अम्मा को आवाज़ दी। अगर इतना ही डर होता है तो ऐसी हरकत ही ना किया करो। उसने शोले गुलती आंखों से उसे देखा। इतनी देर में अंदर से एक 40 साला खतून बाहर आई। दिलावर, कितनी बार कहा है बहन पर गुस्सा मत करो, उन्होंने पास आते हुए कहा। उसकी बात तो सुने, जिस बात से मना करूं उसने वही करना होता है। उसने उसी टोन में कहा। चल छोड़, वो तो बच्ची है, तू तो समझदार है, उन्होंने समझाते हुए कहा। वो बाजू छुड़वाती अंदर भाग गई। क्यों करता है इतनी सख्ती? आराम से भी बात कर सकता था, उन्होंने रसान से समझाया। उसके भले के लिए ये कहता हूँ अम्मा, वरना उसको झिड़कना मुझे कहाँ अच्छा लगता है। खैर छोड़ें, शाम में आइसक्रीम के लिए ले जाऊँगा, तो मान जाएगी। उन्हें कहता हुआ वो दोबारा गाड़ी पर पानी डालने लगा। ए लड़की, क्या हुनकों की तरह तुझे कोई काम धंधा है कि नहीं? चल जा, अब अपने कमरे में मर्दों के आने का वक्त हो रहा है और तू नंगे सर घूम रही है। वो जो सफ़िया खातून को हाल में ना पाकर झूमती हुई नीचे आ रही थी, उनकी गरजदार आवाज़ पर सहम गई। मुझे लगता है तुम्हें छोटी छोटी कहकर कुछ ज़्यादा ही डील दे दी है। आज से तुम्हारे सारे लाड़ ख़त्म हैं। सुमेरा और फरहाना के साथ तुम भी घर के कामों में हाथ बटाया करोगी। उनके लहजे में बुलाकी सी सख्ती थी। उसने पलकें झपक कर आंसुओं को पीछे धकेला। बात समझ आई या समझाऊं? जज जी, समझ गई, उसने हिकलाते हुए जवाब दिया। आप जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उन्होंने उसको वहीं खड़ा देखकर झिड़का तो वो तेज़ कदमों से कमरे में चली गई।
सुमेरा वॉशरूम से बाहर निकली तो वो बेड पर ऊंधी लेटी सिसकियों से रो रही थी। सफ़ा क्यों रो रही है? वो जल्दी से उसके पास आई। चंदा क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है? उसकी नरम आवाज़ पर वो आंखें साफ करती हुई सीधी हुई। बाजी दादी ने सब मुलाजमों के सामने बेइज्जती की है। तो इसमें रोने की क्या बात है? कौन सा पहली बार कुछ कहा है जो तुम इतना रो रही हो? मुझे समझ नहीं आती, ये मर्दों के आने से पहले हमने मंजर आम से गायब क्यों होना होता है? बाप भाई के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, और मर्द वो पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं। साहिल भाई सीधे मुंह बात नहीं करते। असफंद भाई सारा सारा दिन घर से बाहर होते हैं। शिराज भाई, सुफियान भाई और माहिर शहर में रहते हैं, और जब कभी आए हुए हों तो भी दादी बात करने नहीं देती कि नामहरम है। हमारे बाबा तो हमसे गाफिल ही समझो। कभी कभार चाचू पूछ लेते हैं तो दादी को वो भी बुरा लगता है। दादी को खुदा जाने हम लड़कियों से कौन सा बैर है जो वो ऐसे करती हैं। हर बात पर पोतों को आगे रखती हैं और पोतियों का होश ही नहीं होता। सफ़ा तो जैसे ही फट पड़ी थी। वो ठीक कहती है, हम लड़कियां हैं और लड़कियां लड़कों से कमतर ही होती हैं, और हमें भी उनसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। ओहो बाजी, मैं मुकाबला कहाँ कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें भी तो थोड़ी सी इज्जत और मुकाम मिलना चाहिए। दादी और बाबा लोग साहिल भाई और माहिर लोगों के तो लाड उठाते नहीं थकते, और हमें सब के सामने बेइज्जत करने से भी नहीं चौंकते। और किसने कहा कि लड़कियाँ कमतर होती हैं? आज के दौर में तो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और हमारे मज़हब में भी तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। बस कर दो, अगर चाचू की शय पर तुम 10 जमातें पढ़ी गई हो तो अपना इल्म हम पर मत झाड़ा करो। अगर चाचू तुम्हारी ये वक्त बेवक्त की फरमाइशें पूरी करते हैं तो संभल कर रहो। ऐसा ना हो कि दादी उन पर भी बैन लगा दें। सुमेरा सर झटकते हुए बाहर निकल गई। पीछे वो अपनी बड़ी बहन को तासब से देखकर रह गई, जिसकी सोच हूबहू सफ़िया खतून से मिलती थी। अगले दिन दिलावर सुबह 6 बजे ही दूसरे शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मिंशा अम्मा को एक दोस्त का बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। दिलावर से उसने गाड़ी की चाबी ले ली थी कि उसे अपनी दोस्तों के साथ जाना है। वो गाड़ी उसे देकर खुद लोकल पर चला गया। गांव पहुंचते पहुंचते उसे 7:30 बज चुके थे। दूर उफक पर उभरता सूरज एक नया दिन चढ़ने की नवीद दे रहा था। चारों तरफ लहलाती फसलों को देखकर उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कान छाई थी। रास्ते में 1-2 जगह उसके पास से भीड़ बकरियों के रेवट गुजरे तो उसने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी। कहीं सड़क के किनारे बने बाड़ों में लोग मवेशियों को चारा डाल रहे थे तो कहीं कोई फेरी वाला सवारी लिए अपने काम को निकल चुका था। सड़क से थोड़ा हटकर एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था। गरज के हर कोई अपने मामूल के कामों में मशगूल था। इर्द गिर्द के मनाजर से लुत्फानंदोज होती मिंशा को सड़क के बीच बने खड्डे से लगने वाले झटके ने होश की दुनिया में ला पटका। आबादी से थोड़ा दूर गाड़ी रोककर वो बाहर निकली और सड़क पर खड़े होकर गोल गोल घूमते हुए वो आंखें बंद करके चीखी, गांव वालों खुश आमदीद कहो। फाइनली मिंशा आज हीर। सड़क की दूसरी तरफ खेतों में काम करती 2-3 खवातीन उसे यूं बोलता देखकर मुस्कुराईं। मिंशा की नज़र उन पर पड़ी तो वो उनकी तरफ आईं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो उनके पास आती हुई बोली। पुत्र हम ठीक हैं, तेरा क्या हाल है? मैं भी एकदम फिट। गाँव में नई लगती हो। उनमें से एक ने पूछा। जी आंटी, मैं अपने बाबा और दादू से मिलने आई हूँ। किसकी बेटी हो? सोहराब बख्श की बेटी और सकीना की पोती। माशाल्लाह, तो सकीना की पोती हो। उनमें से जो बुज़ुर्ग खातून थी उसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, बाबा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो ने खुदा हाफ़िज़ कहती गाड़ी में आ बैठी। कुछ दूर आकर उसे सहराब बख्श गाँव के चौधरी के साथ डेरे पर बैठे नजर आए। सहराब बख्श जो चौधरी कादर के ड्राइवर थे, उनके साथ ज़मीनों पर आए हुए थे। काम ख़त्म होने के बाद वो सड़क किनारे बने डेरे पर ही बैठकर हिसाब किताब करने लगे तो वो एक साइड पर जाकर खड़े हो गए। सामने से आती दिलावर की गाड़ी देखकर उन्हें शदीद हैरानगी हुई थी कि दिलावर और गांव में एक नामुमकिन सी बात थी। उससे पहले वो आगे बढ़ती गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उसमें से दिलावर की बजाय मिंशा को उतरता देखकर उन्हीं का रंग उड़ा। वो बाबा का नारा लगाती उनके सीने से आ लगी। कैसे हैं बाबा? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आप मुझे ज़रा मिस नहीं करते, इसलिए तो मिलने नहीं आते। उनके गिले शिकवे क्या? क्यों आई है? दिलावर कहाँ है? उसके जवाब में उन्होंने संजीदगी से कहा, आपसे मिलने आई हूँ। और कौन सा यहाँ मेरी माँ बैठी है जिसके लिए आऊँगी? तुझे मना किया कि यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आ गई? उसकी बात का नोटिस लिए बगैर उन्होंने कहा, क्या बात है सहराब, ये लड़की कौन है? चौधरी कादर भी उनकी बातें सुनते मतवज्जे हो गए थे। मिंशा उन्हें छोड़े उनकी तरफ आई। देखिए अंकल, आप ईमानदारी से बताएं, मैं इतनी दूर से सफ़र करके इनसे मिलने आई हूँ और ये बजाय खुश होने के नाराज़ हो रहे हैं। ये तो ज़्यादती हुई, मेरा दिल तोड़ के रख दिया है। इसने मुंह बसोरा। सोहराब कौन है ये बच्ची? उन्होंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर सोहराब से पूछा। मेरी बेटी है, उसने निगाहें झुकाए जवाब दिया।
अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बेटी भी है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बेटे का ही पता था। उन्होंने हैरत से कहा तो वो पहलू बदल कर रह गई। ओ भाई, मुझे भी तो कोई नोटिस करे। खुद को नज़रअंदाज होता देख कर उसने दुहाई दी, जिन कदमों से आई हो इन्हीं से लौट जाओ। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाते हुए कहा, क्या है भाई, मैं दादू से मिलने बगैर नहीं जाऊंगी। वो अपना हाथ छुड़वा कर बोली। मिंशा, किसी बात से अगर मना किया जाए तो रुक जाते हैं। हरज ही क्या है, बस उनसे मिलकर चली जाऊंगी। मैं कौन सा यहाँ रहने के लिए आई हूँ, तो यहाँ रह भी नहीं सकती। चलो जाओ, शाबाश, मैं 1-2 दिन बाद अम्मा को मिलवाने ले आऊँगा। आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं जाकर अम्मा को आपके बारे में उल्टा सीधा बताऊँगी, फिर खुद ही भुगतना। उसने उंगली उठाकर वारन किया। मैं भुगत लूँगा, तुम जाओ। आपको पता है ना ये बड़े बड़े लोगों पर हमले क्यों होते हैं? वो गाड़ी के पास रुकते हुए बोली। मुझे नहीं पता, खुदा हाफिज़। उन्होंने हाथ हिलाया। तो मैं आपको बताती हूँ, क्या फ़ायदा मेरे पढ़ने लिखने का। जब आपको थोड़ी सी इन्फो भी ना हो, वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती उनके पास आई तो उनका सर पीटने को जी चाहा। उन पर हमले इसलिए होते हैं कि उनकी सिक्योरिटी गद्दारी करती है, और मैं भी मम्मा और दादू के सामने आपकी सिक्योरिटी हूँ। ये बात तो आपको अच्छे से पता है ना मुन्नो? उन्होंने उसको धमकी सुनकर आंखें दिखाईं। मैं घर जाकर अम्मा से कहूँगी कि आपका गांव में एक औरत से चक्कर चल रहा है, आप उससे शादी कर रहे हैं, और दादी भी उस सब में आपका राइट हैंड है। आप पूरे गांव के सामने इस औरत के साथ कभी नहर पर, कभी पीपल की छांव के नीचे इश्क लड़ाते पाए जाते हैं। इसीलिए मुझे भी ढेर सारा डांट कर वापस भगा दिया। उसके प्लान पर सोहराब के साथ साथ चौधरी कादर और उनके गार्ड्स का मुंह भी खुला। मैं देख लूँगा, अब तुम जाओ। उन्होंने उसे लाकर गाड़ी में बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकल, आप इन्हें कहें ना मुझे मिलने दें। कोई चारा ना पाकर उसने शीशे नीचे करते हुए उन्हें मदद के लिए पुकारा। मिलने दे सोहराब, बच्ची कितना सफ़र करके आई है, मायूस तो ना लौटा। देख तो कैसे अफसुर्दा वो गई है। चौधरी सोहराब उठकर आते हुए बोले तो मिंशा ने अपने चेहरे पर मज़ीद यतीमी तारी की। पर चौधरी साहब, चलो आओ, हमारा काम भी ख़त्म हो गया है, तो हवेली ही जा रहे हैं। बेटा, आप अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे ही ले आओ। सोहराब को टोकते हुए वो गाड़ी में जा बैठे तो वो बेबसी से उसे देख कर रह गए। चारों नचार उन्हें गाड़ी में जाकर बैठना पड़ा। कुछ ही देर में चौधरी कादर के गार्ड्स की गाड़ी के पीछे वो अपनी गाड़ी उड़ाए जा रही थी। ये लें बीबी चाय। सकीना ने चाय लाकर हाल में रखे तख्त पर बैठी हवेली की सरबराह सफ़िया खातून के सामने रखी। बीबी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। सकीना ने उनके पास ज़मीन पर बैठते हुए कहा। क्यों, कहाँ जाना है? उन्होंने चाय पीते हुए पूछा। दिलावर का फ़ोन आया था, मिंशा मिलने की ज़िद कर रही है, तो सोच रही हूँ कि जाकर मिलाऊँ, वरना वो तूफ़ान खड़ा किए रखेगी। तेरी पोती है? उसके लहजे की मोहब्बत महसूस करते हुए सफ़िया खातून ने पूछा। जी ठीक है, जब जाना हो बता देना। अच्छा जी, मैं बावर्ची खाना देख लूँ। अभी नाश्ते के बर्तन धोने वाले हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है। वो पास पड़ी ट्रे उठाते हुए बोली। अभी वो किचन के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बाहर से आती मिंशा की आवाज़ सुनकर चौंकी। सकीना, अरे ओ सकीना, देख तू तुझसे मिलने कौन आया है। मिंशा चिल्लाते हुए अंदर आई तो उनके हाथ से ट्रे छूटी। मिंशा उनको हैरान खड़ा देख कर खुद ही उनके गले लगी। ओ दादी जाना, शुक्र है आप मिली तो सही। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं कोई मजनू और रांझे टाइप का आशिक हूँ, जिसको अपनी महबूबा से मिलने के लिए कई कई दिनों का हिजर काटना पड़ता है, और जब वो दिल के हाथों मजबूर होकर मिलने की कोशिश करता है तो उसकी राह में तरह तरह की रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। चटाचट उनके गाल चूमते वो नॉन स्टॉप बोल रही थी, तू यहाँ क्यों आई है? यार दादी, ये सवाल करके आपने मेरे दिल को बिना आरी के काट कर रख दिया है। इतना लंबा सफ़र करके आपसे मिलने आई हूँ, आपने डांग से गले लगाकर प्यार तक नहीं किया। उसने एक बार फिर उनके गले में बाहें डाली। तेरी माँ कहाँ थी? और जब तू घर से निकली थी तो दिलावर कहाँ था? उसने तुझे आने कैसे दिया? लंबी स्टोरी है। पहले तो मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ खिलाएं पिलाएं, फिर सवाल जवाब होंगे। उनको टालते हुए उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो लॉन्ज में एक 50 साल खुश शक्ल औरत बैठी थी, और उनके सामने ज़मीन पर एक 24 साल लड़का बैठा सर में तेल लगवा रहा था। एक जानब सोफ़े पर 20-22 साल के 2 लड़के बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उस औरत की तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए उसने सलाम का फरीज़ा निभाया। जवाब में उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहतरमा हम भी बैठे हैं राहों में। उनमें से एक 24 साल का था। उसको सफ़िया खातून की तरफ मुतवज्जे होते देखकर तंज किया। सॉरी, मैं राहों में बैठे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा तो वो अपना सामून लेकर रह गया। आप अभी तक मेरा मुंह देख रही हैं? यार मानती हूँ मैं आपसे काफ़ी अरसे बाद मिली हूँ, मगर मेरा दीदार करके आंखों की प्यास बाद में बुझा लीजिएगा। पहले मुझे कुछ खाने को ला दें। आपसे मिलने की खुशी में
मैंने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया। वो सफ़िया खातून के पास तख्त पर बैठी हुई बोली, ये तेरे बैठने की जगह नहीं है, चल उठ यहाँ से। सफ़िया खातून के चेहरे के बिगड़ते जाविये देखकर उन्होंने कहा, अच्छा यार ये लें, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, अब तो कुछ खाने को ला दें, या ये मेरे खाने के भी जगह नहीं। वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा बेसब्री ना बन, ला रही हूँ और यहीं बैठना, इधर उधर मत हो जाना। उसे ताकीद करती वो किचन में गई। किसी का बचा हुआ ना उठा लाना, पता है ना आपकी पोती को आदत नहीं किसी का बचा खाने की। उसने पीछे से हाँक लगाई और खामोशी से इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, तू यहाँ करने क्या आई है? दिलावर ने तुझे इजाज़त कैसे दी? वो खाने की ट्रे लाकर उसके सामने रखते हुए बोली, आपको एवं अभी तक समझ नहीं आ रहा, जबकि मैं अंदर आते देखकर ही समझ गया था कि ये बतौर ख़ास मुझसे मिलने मुझे देखने आई है। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इसी से मिलने आई हूँ। आपको पता है तो मुझे बचपन से ही बंदर का तमाशा देखने का बहुत शौक़ था। मुझे किसी ने सुजेस्ट किया कि उस गांव में एक साहब बहुत अच्छा तमाशा पेश करते हैं, तो मैं खज्जल ख्वार होती यहाँ आ गई, लेकिन यकीन करें कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो बंदर कम बिल्लो बांदरी ज़्यादा लग रहा है। मिनशा ने चाय का सिप लेते हुए इत्मीनान से उसके लंबे बालों को निशाना बनाया। तेल लगवाते शिराज और सोफे पर बैठे सुफियान का ज़बरदस्त कहका बुलंद हुआ। अपनी सरेआम बेइज्जती पर माहिर खुशिया कर बालों में हाथ फेरने लगा। यार माहिर, लड़की तेरी टक्कर की है, शिराज ने हंसते हुए कहा। मुझे तो 2 जूते आगे लग रही है, सुफियान ने कहा। अब तो मुझे बताएगी कि क्यों आई है? सकीना ने उसे घूरा। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था, कब से भैया को बोल रही थी मगर ला ही नहीं रहे थे, और ना ही आप मिलने आई। फिर पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ आने को, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ है जो मुझे बुला रहा है। उसने कहा तो वो उसे देख कर रह गई। फिर भी पुत्र तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस बार उन्होंने धीमे लहजे में कहा। अब तो मैं आ गई हूँ ना, और इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं। वो क्या है ना, मुझे पूरी 21-22 छुट्टियाँ हैं और वो मैं यहीं गुजार कर जाऊँगी। उस सब से पहले आपको मुझे भैया से बचाना है, वो बहुत गुस्सा करेंगे। ये तो तुझे ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे वो गया कहाँ है, इतना तो मुझे पता है कि वो घर पर नहीं होगा, जब ही तू आ गई। उनका इंटरव्यू था, दूसरे शहर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग गई। अच्छा मुझसे मिल लिया, अपने बाबा से मिल लिया, अब वापस चली जा। उसके सामने से बर्तन उठाते हुए कहा, ना मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगी, और अभी मुझे यहाँ रहकर एक्सप्लोर करना है कि वो क्या चीज़ थी जो मुझे खींच रही थी। उसने अटल लहजे में कहा, ज़िद नहीं करते, तू मेरी शहज़ादी बेटी है और मेरी लाडो है, मेरी हर बात मानती। उन्होंने उसका अंदाज़ देखकर पुचकारा। मैं नहीं जा रही, मतलब नहीं जा रही। उसने उठते हुए कहा, रहने दे सकीना भी, बच्ची इतनी दूर से आई है और आप उसे वापस भिजवा रही हैं। मुसरत बेगम ने उसको ज़िद पर उड़ा देकर कहा, हाय आंटी कितनी अच्छी हैं आप, लव यू सो मच। उनको हवाई किस उछाल कर वो बाहर की तरफ भागी। वो बाहर की तरफ बढ़ी। अब कहाँ जा रही है? गाड़ी से बैग लेने, उसने बाहर जाते जाते जवाब दिया। तेरी पोती ज़ुबान की बहुत तेज़ है, लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जैसे तेरी बहू ने दे रखी है। घर में किसी को पता नहीं और ये बिना बताए अकेली इतना सफ़र करके आ गई, और ना ही इतनी ज़िद करनी अच्छी होती है, बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। सफ़िया खातून उसके बाहर जाते हुए बोली, बस घर भर के लाडली है तो ना कोई रोकता है ना टोकता है, इस वजह से थोड़ी ज़िद्दी हो गई। सकीना बी ने जल्दी से सफाई दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।